जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन बिहार के इतिहास से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मध्यकालीन बिहार के इतिहास से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखना है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भारत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कार्यकाल कब से कब तक है इसका दोस्तों? तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। याद रखना है दोस्तों, वह किस जाति से संबंधित था? तो तुर्क जनजाति से संबंधित था। और उस तुर्क जनजाति का नाम क्या था? तो ऐबक। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही जो था दोस्तों अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान खा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना है दोस्तों, कुरान खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऐबक प्रसिद्ध है दोस्तों। फिर बाद में वह निसारपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे आमीर आखुर, याद रखना है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को आमीर आखुर के पद से क्या किया गया था? नवाजा गया था। और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, याद रखना है। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। तो याद रखना है दोस्तों, ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो ऐबक ने अपनी राजधानी जो है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों दिल्ली को। तो ये पॉइंट याद रखना है। उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वह पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात यानी जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ऐबक ने कभी भी जो है दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार, ये दोनों सवाल पूछा जाता है कि मलिक और सिपह सलाहकार का पद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसने धारण किया था? तो वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से क्या कर दिया गया दोस्तों? तो इसे दास्ता से मुक्त कर दिया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो वह लाहौर को बनाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है दोस्तों। और इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया है। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी के दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खा भी थी, याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऐबक को याद रखना है, ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान जो थे दोस्तों हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने, याद रखना है दोस्तों, ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में, याद रखना है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इसे इल्तुतमिश ने क्या किया था दोस्तों? तो पूरा करवाया था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो
कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसको पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो प्रथम अख्ता मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा जो है दोस्तों स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अख्ता को ही इक्ता भी बोला जाता है, इक्ता का अर्थ होता है दोस्तों प्रांत, प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का क्या किया था दोस्तों? तो विस्तार भी किया था। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से दोस्तों याद रखना है। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया। राजा के अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार जो थे दोस्तों मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी, ये पूछा गया तबकाते नासरी किसकी रचना है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज की, में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो संस्थापक था दोस्तों वो था इब्न बख्तियार खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो यह प्राप्त होता है तबकाते नासरी से, जिसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मिन्हाज उद सिराज, जिन्हें सिराज के भी नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह कौन है? तो वह था दोस्तों इल्तुतमिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलत प्रदान की, याद रखना है। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन अर्थात दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, याद रखेंगे दोस्तों। बिहार में पहला जो सूबेदार इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किया गया था उसका नाम था दोस्तों मलिक जानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार का राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया, याद रखना है दोस्तों, ये सवाल भी आ सकता है। हिसामुद्दीन एवज को किसने पराजित किया था? तो इल्तुतमिश ने। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का क्या किया था दोस्तों? सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द कहा गया था दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ज्ञातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। यह सवाल जो है दोस्तों कई बार पूछा गया है विभिन्न स्टेट पीसीएस में, तो जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी के मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा गया है? तो यह कहा गया है दोस्तों किसके बारे में? तो यह कहा गया है अकबर के बारे में। तो आरपी त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बीपीएससी CDPO जो कि 2022 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें यह पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम
जो था दोस्तों तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखा? तो यह शब्द लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। यह भी CDPO में सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो वह था दोस्तों बलबन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है दोस्तों? प्रतिनिधि है, जिसे क्या कहा गया? नियमत खुदाई, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। यह भी पॉइंट पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है आपको। उसने पुत्र बुगड़ा खां से कहा था कि सुल्तान का पद जो है दोस्तों निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बलबन ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि को क्या कहा गया? नियामत खुदाए, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा जो है दोस्तों और शक्ति कहाँ से मिलती है? तो ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो याद रखना है दोस्तों, तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह जो है दोस्तों बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान होना चाहिए से दोस्तों, बंगाल अभियान होना चाहिए। बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां जो था दोस्तों वह भाग गया। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी के द्वारा यह जो कथन है जो दोस्तों किसके लिए कहा गया था? तो यह कहा गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन जो था दोस्तों खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। याद रखना है, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खलीफात नासरी अमीन उल मुमनीन बताया है दोस्तों। याद रखना है, यह सवाल आ सकता है। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से क्या था दोस्तों? मुक्त रहा था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से किसको खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो याद रखना है दोस्तों वह कौन था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इस प्रकार आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था
जिनके स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। याद रखना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, वो था मुबारक खिलजी। इस तरह उसे खलीफा की सत्ता का विरोध किया था दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वह था दोस्तों जफर खां। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 10 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह कौन था दोस्तों? तो यह था शेर खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बंगाल अभियान के समय शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय स्तंभ से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम क्या था दोस्तों? तो राणा रतन सिंह महारानी पद्मिनी के पति का नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था दोस्तों उस समय रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? तो आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन लिया जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात और पेंशनों तथा वक्फ, धर्मांतर प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसी, जिसे खालसा भूमि भी कहा जाता है दोस्तों, अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो यह कराया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो याद रखना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह जो है दोस्तों 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार क्या है दोस्तों? प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का कितना भाग दोस्तों? तो 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था दोस्तों दार उल सफा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसमें कुशल हकीम भी रखे थे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, या फिरोज तुगलक भी इसे कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य भी किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर उसे कहा जाता है, खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, जिसे क्या कहा गया दोस्तों, दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो वह था दोस्तों फिरोज तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? इंपॉर्टेंट है। तो यह आया था दोस्तों देवराय द्वितीय के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनका कार्यकाल है दोस्तों 1422 से 46 तक के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का क्या किया है दोस्तों? तो वर्णन किया है। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो वह था दोस्तों सैयद वंश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, ये डेट भी पूछा जाता है। तो 1398 ईस्वी में ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वह था दोस्तों सिकंदर लोदी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा है। ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों। सिकंदर शाह का मूल नाम क्या था? तो निजाम खां। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय प्रारंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों फरहंगे सिकंदरी। उसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जते सिकंदरी की रचना भी हुई थी। सिकंदर लोदी जो था दोस्तों शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों हरियर और बुक्का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों विजयनगर शासन के अंतर्गत? तो वह था दोस्तों हरियर द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरियर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने, याद रखना है दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनाडा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरियर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता
पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छिनना था। वह जो था दोस्तों शिव का उपासक था, यानी विरूपाक्ष। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों कुली कुतुब शाह के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है दोस्तों गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सभी को मालूम होगा कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना क्या हो गई दोस्तों? तो इसमें पराजित हो गई। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी दोस्तों भू राजस्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। यह था भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का याद रखना दोस्तों 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर को उस समय क्या कहा जाता था दोस्तों विजयनगर शासन साम्राज्य के अंतर्गत? तो शिष्ट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे शिष्ट। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अठावने या अथवन भी इसे कहा जाता था, या अस्थवन भी इसे कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हमें मिलता है दोस्तों हम्पी से। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी जो है दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में क्या है दोस्तों? तो सम्मिलित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो यह है दोस्तों किस विभाग से संबंधित है? तो रक्षा विभाग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। याद रखना है, दीवाने अर्ज का जो था दोस्तों विभाग था और इसके मतलब इसका प्रमुख कौन होता था? तो वह होता था दोस्तों दीवाने आरिज, जिसे हम लोग आरिज मुमालिक भी कहते हैं। इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी दोस्तों रायगढ़। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक था दोस्तों अलाउद्दीन हसन, या इसे हम लोग हसन गंगू के भी नाम से जानते हैं। तो दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां, जिसे हम लोग हसन गंगू के भी नाम से जानते हैं, एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम क्या रखा दोस्तों? तो अहसानाबाद रखा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान में रखना है। अपने साम्राज्य के शासनकाल के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में क्या किया था दोस्तों? तो इसे 4 प्रांतों में विभाजित किया। कौन कौन था? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। उसने बीजापुर भी क्या था दोस्तों? सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न कर लेने का आदेश दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित था दोस्तों मराठा भू राजस्व प्रथा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो वह कौन करता है दोस्तों? तो खराज
उस्र और कौन सा है दोस्तों, तो मुक्तई। खम्स जो है दोस्तों लूट का धन कहा जाता है, याद रखना है, लूट के धन को क्या कहा जाता था, तो खम्स। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो खराज, उस्र और मुक्तई, ऑप्शन डी। तो खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स जो है दोस्तों भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खम्स जो था दोस्तों लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में क्या कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष भाग जो है दोस्तों सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया दोस्तों, तो यह भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो वह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। उसने इससे पूर्व कौन था दोस्तों, तो बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में सी ही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो यह थे दोस्तों सुहरवर्दी संप्रदाय से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतवर्ष में सुहरवर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से आरंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सफरुद्दीन आरिफ, शेख रुकमुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50-100 की इकाई में विभाजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 100, 200, 250 और 500 की इकाइयों में क्या किया था दोस्तों, विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में ही सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था, ई माना था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इस्लाम शाह होना चाहिए। जवाबित का संबंध किससे था, तो यह था दोस्तों राज्य कानून से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो टंका जो था दोस्तों वह था चांदी का, ससगनी जो था दोस्तों वह भी था चांदी का, लेकिन जीतल जो था दोस्तों वह क्या था, तो तांबा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना, टंका चांदी जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात कितना था दोस्तों, तो 1:48 था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में जो कागज का प्रारंभ स्टार्ट हुआ था दोस्तों वह 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागजों का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तबकाते नासरी का लेखक कौन था, तो मिनहाज सिराज जो थे दोस्तों पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तबकाते नासरी के लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो तबकाते नासरी मिनहाज सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया था। यह ग्रंथ जो है दोस्तों 23 अध्यायों में है। रॉबर्टिन ने इसका अंग्रेजी में क्या किया है, अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार था जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा
जिसे उनके भक्त समझते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। इन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, एक मिनट, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह पराजित हुआ दोस्तों 1178 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। CDPO में पूछा गया दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था, याद रखना है दोस्तों। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी भी थी। माउंट आबू पर्वत के पास कासहद के मैदान में भीम द्वितीय ने क्या किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठों के बीच हुआ था, यह गलत है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों वह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच यह हुआ था दोस्तों, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य के भी नाम से हम लोग जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है, 1576 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग हेमू के भी नाम से जानते हैं, तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना क्या रही थी दोस्तों? विजय रही थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो यह किया जाता था दोस्तों गांव के सरपंच के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत्ता या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का काम भी करते थे। नेक्स्ट है, तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबू फजल ने अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह लिखा गया है दोस्तों नियामुद्दीन अहमद के द्वारा, याद रखेंगे। तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और अबू फजल के द्वारा क्या लिखा गया है? तो अकबरनामा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो वह था दोस्तों कौन? कृष्णदेव राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में क्या है दोस्तों? स्थित है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी, याद रखना है। वहाँ का शासक जो था दोस्तों वीर बल्लाल तृतीय था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय किसे जाता है? तो मलिक कफूर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेहला, जिसे हम लोग किताब उल रेहला के भी नाम से जानते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक में लिखा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक कालीन नीतियों की क्या की थी दोस्तों, आलोचना की थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह बनाता है कौन सा, तो यह बनाता है दोस्तों दक्षिणी द्वार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनाता है। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, ये सवाल भी ध्यान में रखना है, जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ने न तो सुल्तान से मिला और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं। 12 मासा की रचना किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, तो यह किया गया था दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था, किसके कार्यकाल के दौरान किया था दोस्तों, तो शेर शाह सूरी के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 12 मासा की रचना किया था। जैसी की पद्मावत, अखड़ावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो यह था दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो पानीपत की लड़ाई कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तो तुजुके बाबरी लिखा गया है दोस्तों तुर्की भाषा में, जो कि बाबर की मातृभाषा थी दोस्तों तुर्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाला जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा, जिसे तुजुके बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी हुई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बल्कि क्या थी दोस्तों मुगल राज दरबार की भाषा, तो फारसी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो यह किया गया था दोस्तों 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो वह था दोस्तों हाजी बेगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो दीन पनाह के भी नाम से जानते हैं। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो कि एक ईरानी वास्तुकार हैं, ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई थी दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। कौन थी दोस्तों, तो इनकी पुत्री थी हुमायूं की। तो बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने शहजादी थी दोस्तों
पुत्री बोला। बाबर की यह शहजादी थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबर नामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से एक आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लिखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो कौन कौन सा लड़ा गया था? तो देवड़ा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवड़ा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौड़ा, जिसे देवड़ा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में ही हुमायूं को शेर शाह ने पराजित होना पड़ा। युद्ध में भी क्या हुआ था दोस्तों? हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय में हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य क्या हुआ दोस्तों? वापस मिला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई थी? तो वह था दोस्तों कौन सा? तो वह था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलवाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों सासाराम में। तो शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध कब हुआ था? 1545 के दौरान घायल हो जाने से उसकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वह था दोस्तों जनरल हकीम खां। राइट आंसर हो जाएगा सी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वह था दोस्तों अकबर। अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया गया था। तो मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए उदार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, याद रखना है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 इसमें जजिया कर को क्या कर दिया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त 4 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो यह मिलाया गया था दोस्तों 1576 ईस्वी में। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 1572 ईस्वी में सुलेमान काराकानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया, याद रखना है। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया था।
तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद खां बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल और तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है, भारत के में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो हुआ था दोस्तों अकबर। कब किया गया था? तो 1600 ईस्वी में। और उस समय शासन किसका था दोस्तों? अकबर का। तो दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई थी। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर जो था दोस्तों, भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। आईने अकबर किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया दोस्तों अबू फजल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबू फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो यह बनाया गया दोस्तों जहांगीर की पत्नी नूरजहां के द्वारा। तो एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। वह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह जो है दोस्तों चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तथा याद रखना है दोस्तों, अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पिटरा ड्यूरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो प्राचीन कार्य जिसे पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशियाँ करने से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों बार पूछा गया दोस्तों, 66 प्री में भी पूछा गया और री एग्जाम जो हुआ था दोस्तों 66 बीपीएससी का, उसमें भी पूछा गया। तो पच्चीकारी या प्राचीन कारी दीवारों में अर्धकीमती पत्थरों जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारत में पिटा ड्यूरा का नाम जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, तो यह था दोस्तों लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी। कौन था? नस्क या मुक्ताई अथवा कंतून, नकदी अथवा जब्ती, गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंग बटाई और राज बटाई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं जो शासक था दोस्तों, उसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अंजू मनुजा की पुस्तक कौन सा है दोस्तों? तो क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स राइन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न का विकल्प क्या माना है? बी माना है। दास्ताने आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें कोई भी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। अब देखते हैं, अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। उसने सर्वप्रथम दस्ताने आमिर हमजा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली, बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र है। यह ग्रंथ जो है दोस्तों फारसी नायक आमिर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के कौन थे? चाचा थे, के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अतः बी और सी दोनों सही है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों अकबर के राज दरबार में। तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनमें मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा था दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तु को
छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिशिकन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था, याद रखना है दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो यह थे दोस्तों अकबर के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में उसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबू फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? दसवंत, बसावन, केशवलाल, याद रखना है, मुकुंद, मिशिकन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो वह किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों मुगल चित्रकला का? तो जहांगीर के शासनकाल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदानों को पहचान सकता है। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? यह थी दोस्तों अकबर की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण अर्थात भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आईने दहशाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणाली भी प्रचलित था। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कहा गया था दोस्तों विलियम फिंच के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। यह कहा गया था दोस्तों फिंच के द्वारा। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन है दोस्तों? तो यह है सुल्तान जैनुल आबिदीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों जहांगीर के द्वारा। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा मतलब इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी अस्पा मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह थी दोस्तों कंधार। राइट आंसर हो जाएगा बी। कंधार आज ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शासक शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथ में रखने पर ही निर्भर करता था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, सभी को मालूम होगा। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना कब करवाया था दोस्तों? तो 1638 ईस्वी में की थी। वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण जो है दोस्तों 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 9 साल में पूर्ण हुआ।
इस काल के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो याद रखना है, यह कहा गया दोस्तों A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.A. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। R.S. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी सही है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो यह है दोस्तों दारुल इस्लाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांस्कृतिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले ही की हैसियत से उसने कुरान के कानूनों को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों, जिसे दार उल हर्ब कहा जाता था दोस्तों, के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज अर्थात दार उल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। नेक्स्ट है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो कौन थे दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में। याद रखना है डेट के साथ 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, वहाँ पर हुआ था। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो कौन था दोस्तों? तो यह लोक आचरण अधिकारी था मुहस्सिब। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वैश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया। वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो शैतानपुरी रखा गया। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है, तो यह किससे संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को क्या कहा जाता है? मददे मास। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे मास कहा जाता है। इसे सयूर गाल भी कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का ही यह दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी। याद रखना है, अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था दोस्तों मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो वह था मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके शासनकाल में नादिर शाह ने 1539 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000, याद रखना है दोस्तों, 60,000 रुपये, कई हजार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताव, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है दोस्तों, ईरान ले गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीरे गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वह था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा बी। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा था। उसका वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था, यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो वह था दोस्तों राणा रतन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैब के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में
किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की जो तुलना है दोस्तों सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो वह था दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी काजी उल कजात एक प्रधान काजी था, वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो वह था दोस्तों जहीरुद्दीन बाबर। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की के चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबा द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलो खड़ी, जिसे किलू गढ़ी के भी नाम से जाना जाता है, के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशतावाद के आदर्शों को अपने सामने रखा था। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था दोस्तों तो चौसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चौसा की लड़ाई जो है दोस्तों 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद उल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ तो यह हुआ था दोस्तों 1759 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। याद रखना है दोस्तों, सवाल पूछ सकता है। पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया था और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा था दोस्तों। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 में और बक्सर का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।